हाँ तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्या कहता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द स्टेबल हाइड्रेट ऑन एडिशन ऑफ H2। देखिए जब इसके ऊपर जो है हाइड्रेशन होगा तो कहता है कि इन सब में हाइड्रेशन कीजिए और इन सब में से किसका हाइड्रेट जो है स्टेबल होगा और किसका नहीं। तो सबसे पहला नंबर मैं इसका बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी का। देखिए जब इसके ऊपर हाइड्रेशन होगा, ठीक है, तो हाइड्रेशन होगा तो बच्चों आप जानते हो कि यहाँ का न्यूक्लियोफाइल जो है इस वाले कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ठीक है। इसी कार्बोनिल पर इसलिए अटैक करेगा क्योंकि इस कार्बन पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? तो ये वाला ग्रुप देखिए इधर खींचने वाला -M ग्रुप है और इधर भी -M ग्रुप है, तो इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए, तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन पर क्या है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये यहीं पर अटैक करेगा। तो फिर क्या होगा, ये इधर खुल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसके पास भाई ये OH2+ बनाएगा, तो OH2+ बनाएगा तो बाद में H+ जो है ये O- ले लेगा और फाइनली जो है एक प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिए एक OH इधर लग जाएगा और एक OH इधर लगेगा, ठीक है। अब आपको पता हो तो ये क्या है, एक प्रकार से जेम डाइओल है, ठीक है। जब एक ही कार्बन पर 2 OH लगे हुए होते हैं तो इसको जेम डाइओल बोलते हैं और ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होता है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होता है। तो ऐसी स्थिति में जनरली क्या है, मैंने हमेशा खुद ही बताया है कि यहाँ से क्या करते हैं H2O निकाल लेते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि जेम डाइओल इज अनस्टेबल सिचुएशन, लेकिन कुछ हाइड्रेट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब क्यों होते हैं स्टेबल, अब समझिए, वही तो समझना है इसमें। देखिए जो OH बॉन्ड है ना, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आप जानते हो ये sp3 आयोडाइड है। तो यहाँ पर क्या है ना, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, होगा ये क्यों, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करने के कारण वैसे तो हाइड्रेट जो है ना, जेम डाइओल जो है वो अपने आप में अनस्टेबल होता है, लेकिन इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में है ना, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी का जो हाइड्रेट है वो स्टेबल होने वाला है। इसका मतलब यहाँ से एक बात आपको ये भी पता लग गया कि हमेशा जेम डाइओल जो है अनस्टेबल नहीं होता है। अब जरा ऑप्शन नंबर सी को बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा बच्चों, इस तरह से यहाँ पर जो है एक OH इधर और एक OH इधर बन जाएगा। कैसे बनेगा ये तो मैंने आपको बता दिया, अटैक होगा, खुलेगा, OH बन जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है क्या ये ऐसा एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। देखिए क्यों, देखिए अभी यहाँ पर जो इंटरनल एंगल है वो आपको दिख रहा होगा कितना, 60 डिग्री और ये वाला कार्बन जो है वो sp2 आयोडाइड है, तो एक्चुअली में इसका एंगल होना चाहिए कितना, 120 डिग्री, और यहाँ पर डिफरेंस कितना का चल रहा है, 60 डिग्री का। अभी भी यहाँ पर देखिए एंगल कितना चल रहा है बच्चों, 60 डिग्री, और हाइड्रेशन के बाद जो है ये बन गया क्या, sp3 आयोडाइड हो गया, और sp3 आयोडाइजेशन होने से 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो 109 डिग्री मोटा मोटी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है, इसके बीच में डिफरेंस चल रहा है 49 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए अब आपको ये सोचना है कि हाइड्रेशन से पहले इस कंपाउंड के अंदर एंगल स्ट्रेन कितना था, 60 डिग्री था। भाई कोई भी, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है ना, और स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग जो है 120 डिग्री पर नेचुरल पोजीशन में रहना चाहता है, रहेगा, और आप उसको जो है मोड़ के 60 डिग्री पर लेके आइए, तो आपके हाथों में जो है ज़्यादा दबाव महसूस होगा, ठीक है। और एक है कि उसको 49 डिग्री पर, मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए एंगल का डिफरेंस जो है ना 60 डिग्री का चल रहा है, ठीक है, मतलब इसको ज़्यादा मोड़ना है, और यहाँ पर जो है 49 डिग्री का ही डिफरेंस चल रहा है, इसका मतलब कम एंगल स्ट्रेन है इसमें, ठीक है।
तो एक्चुअली में क्या है कि अब इसका हाइड्रेशन स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। देखिए पहले जो है एंगल स्ट्रेन इसमें ज़्यादा है, 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन था, और अब जो है इसमें 49 डिग्री का ही एंगल स्ट्रेन मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मतलब हाइड्रेशन करने से इस कंपाउंड को एंगल स्ट्रेन में रिलीफ मिला है, और चूंकि एंगल स्ट्रेन में रिलीफ मिला है इसलिए इसका भी हाइड्रेशन स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक दूसरा एग्जांपल मिला जिसमें कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, हमेशा जेम डायोल अनस्टेबल नहीं होता है, इस केस में भी जेम डायोल स्टेबल है। चलिए तो उसी हिसाब से अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है साइक्लोहेक्सेन के बारे में अगर बात करें तो साइक्लोहेक्सेन में देखिए कोई फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पर ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई स्टेबिलिटी फैक्टर दिख रहा है और ना तो एंगल स्ट्रेन का दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन जो है एकदम बिल्कुल मिनिमम होता है, ना के बराबर होता है। समझ गए बात को। तो इसका जो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है, इसका जो हाइड्रेशन है, ठीक है, इसका जो जेम डायोल वाला सिचुएशन है ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा क्यों? क्योंकि इसके स्टेबिलिटी मतलब ये जो OH है, देखिए यहाँ पर OH जो है उसको स्टेबिलिटी के लिए एक अलग से फैक्टर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर अलग से फैक्टर क्या मिल रहा है कि एंगल स्ट्रेन से उसको भाई मदद मिल रहा है, ठीक है, हेल्प मिल रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट ऑफ एडिशन ऑफ ईयर, ठीक है। तो इसका जो है मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि इसका हाइड्रेट जो है स्टेबल नहीं होगा। अब मैं जानता हूँ आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने ऑप्शन नंबर ए क्यों छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है मैं अभी बताऊंगा। वो क्या है कि इन सब में थोड़ा सा सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने उसको लास्ट के लिए रखा है, ठीक है। चलो देखो अब हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहला नंबर तो देखिए यहाँ पर जो है लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर सब आपस में एक दूसरे के साथ रिपल्सन करेंगे, ठीक है। तो रिपल्सन करेंगे तो उससे भी पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर ये H2O न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बताइए किस कार्बन पर अटैक करना चाहिए। तो ये अटैक करेगा बच्चों बीच वाले कार्बन पर। क्यों? सोचिए, क्योंकि ये H2O एक न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये उसी कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बन पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पर कि आपको इस तरह से C डबल बॉन्ड O और उसके बाद C, यहाँ पर भी एक OH और यहाँ पर भी एक OH बना देता हूँ, ठीक है। अब क्या है जो मैं बोल रहा था उसके बारे में आप सोचिए। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर जो चूँकि सबके सब एक ही डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में लोन पेयर रिपल्सन होगा। तो लोन पेयर रिपल्सन के चलते जो है चूँकि ये सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो है रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो रोटेशन की एक स्थिति ऐसी हो जाएगी, मतलब ये तो ऊपर ही रह गया और ये नीचे रह गया और बीच वाला हाइड्रेशन तो हो ही चुका है, ठीक है। अब ये pH। अब सवाल उठता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वही फिर से बात OH, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 160 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पर, और फिर जो है ये इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन ही रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन रहा है और 5 मेंबर के साइक्लिक स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेन भी बहुत कम देखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जब हमने हाइड्रेशन किया बीच वाले पर तो इसका जो हाइड्रेट है वो स्टेबल हाइड्रेट है। इसके पीछे लॉजिक क्या आया, तो लॉजिक ये आया कि पहला नंबर तो एंगल लोन पेयर रिपल्सन के चलते ये जो है एक दूसरे के आमने सामने नहीं होगा, ये रोटेट करके अपना अपना पोजीशन बदल लेगा और बीच वाले पर हाइड्रेशन होगा और हाइड्रेशन के बाद जो है ये इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही लिया तो इस OH को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, तो इसका भी हाइड्रेट जो है स्टेबल है। तो इसका हाइड्रेट स्टेबल, इसका हाइड्रेट स्टेबल और इसका हाइड्रेट स्टेबल इसका भी है, लेकिन इसका हाइड्रेट स्टेबल नहीं है। लेकिन अपने से पूछा है कि विच ऑफ द किसका हाइड्रेट जो है स्टेबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 69 में एक कीटोन दिया हुआ है और वो कीटोन चारों ऑप्शन में है। आप चारों ऑप्शन से भी सोच सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ। ठीक है, एक बार डायरेक्ट ही बता देता हूँ। सबसे पहला नंबर कीटोन मान लीजिए आपकी R≡C≡O और उसके बाद R रहा हुआ होगा। फिर उसके बाद जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बच्चों C2H5 नेगेटिव चार्ज Mg पर प्लस होता है, तो यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा, ये खुलेगा और यहाँ पर देखिए H2O दिया हुआ है तो इसको OH मिल जाएगा और कुल मिलाकर जो हमें अल्कोहल मिलेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, CH2 और CH3। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम में और हीट है, तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो डिहाइड्रेशन होता है और अल्कीन बनता है। ठीक है, अल्कीन बनता है। अब अल्कीन किधर बनेगा, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। अब ये सोचने वाली बात है। ठीक है, अब से देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पर भी अल्कीन बना होगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी अल्कीन बना होगा, जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि अल्कीन इस तरफ बना होगा। ठीक है, तो CH और फिर CH3 मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए बना होगा। तो अल्कीन बनने के बाद फिर जब ओजोनोलाइसिस होता है, तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, ओजोनोलाइसिस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव और दूसरा होता है रिडक्टिव। तो यहाँ देखिए जिंक लिया गया है, तो जिंक के साथ जब वाटर लेते हैं हम लोग तो ये ऑक्सीडेटिव होता है, रिडक्टिव होता है। रिडक्टिव में बेसिकली क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन जो है एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, कार्बन में अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड और नहीं है तो कीटोन। तो यहाँ पर देखिए कार्बन में हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड और ये कीटोन है। चलिए बनाते हैं एक बार। तो R≡C≡R और उसके बाद जो है यहाँ से CH, फिर उसके बाद जो है CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो अगर आप गौर से सोचिए तो क्या हुआ है, जहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है वहाँ पर बॉन्ड टूटा और दोनों तरफ O लग गया है। तो गौर से देखिए यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट पहले से ही दे रखा है और दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब ये है कि ये जो डबल बॉन्ड O है इन दोनों में तभी लगा होगा, उससे पहले ये दोनों डबल बॉन्ड ही रहे होंगे, डबल बॉन्ड से दोनों जुड़े हुए होंगे। तो आपको इस तरह से जो है कंपाउंड बना लेना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लगा लेना है और फिर जो यहाँ पर है कार्बन, ठीक है, CH3 इधर और यहाँ पर H लगा दीजिए। समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए अब इसको, ये हमारा अल्कीन था जो हमने सोचा था और ये वो अल्कीन है जो अल्कीन इसके दिए हुए के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए CH तो हमें कॉमन मिल ही गया। इसका मतलब जिस कीटोन को हमने माना था वो कीटोन ये वाला है। ठीक है, वो कीटोन यही वाला है। ठीक है, तो अल्कीन बनने से पहले देखिए अभी बताया था ना ये वाला था, अल्कीन बनने से पहले ये हाइड्रेशन फॉर्म में मतलब OH के फॉर्म में रहा होगा। तो OH कहाँ पर रहा होगा, OH इसी वाले कार्बन में तो रहा होगा। समझ गए बात को? और OH से पहले भी क्या रहा होगा, ये कीटोन रहा होगा और कीटोन भी जहाँ पर OH, देखिए OH कहाँ पर बना है, जिस कार्बन में OH बना है वही कार्बन कीटोन के रूप में रहा हुआ है। तो इसका मतलब जहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है वही OH है और वही कीटोन है। तो अगर हम मान लीजिए कि कीटोन को हम पहचाने तो इस डबल बॉन्ड को ही क्या करना पड़ेगा, अपने को इस तरह से डबल बॉन्ड O में बदल देना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन पहचानते हैं, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का देखिए करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर बी मिलने के बाद आप पूरा प्रोसीजर भी आगे बढ़ा के और फिर से दोबारा सोच सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप हर ऑप्शन को ही चेक कर लो। ठीक है, तो हर ऑप्शन को चेक करोगे तो देखो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। मेरे को तो यही सबसे अच्छा लगा और मैं तो बोलूँगा कि कुछ इसी तरीके से दिमाग लगाना चाहिए, और या फिर आपके पास कोई और शॉर्टकट तरीका हो तो आप वो लगा लीजिए। ठीक है, फाइनली आंसर जल्दी आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में इस तरह से एक कंपाउंड दिया हुआ है, साथ ही साथ एसीटोन लिया हुआ है और यहाँ पर जो है इथॉक्साइड आयन है और हीटिंग वगैरह किया हुआ है और हमसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर इसके बारे में सोचिए।
साइक्लोपेंटाडाइन है। अब देखिए यहाँ पर इथॉक्साइड आयन है हमारे पास, ठीक है। तो ये इथॉक्साइड आयन क्या करेगा, देखिए जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आए ना बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का जब रिएक्शन आ जाए तो हर हमेशा देखिए इस न्यूक्लियोफाइल का जो है रिएक्शन यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, ठीक है, और ऐसा होगा भी। लेकिन उससे पहले हमेशा एक बात सोचा कीजिए कि जो न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है उस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कहीं कोई एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो होता है ना वो सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। और हम जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ बेस भी हो सकता है, और वो बेस तब होता है जब इसको कहीं से कोई एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए। और एसिडिक हाइड्रोजन जैसे देखिए यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइन में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, ठीक है। तो ये इथॉक्साइड अगर यहाँ से इस हाइड्रोजन को अपने में ले जाए, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये H+ के रूप में अगर यहाँ से रिमूव हो जाए, तो अगर ये H+ के रूप में यहाँ से रिमूव होगा तो इसका मतलब यहाँ पर इस वाले कार्बन पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज बन जाएगा। और जैसे इस कार्बन पर देखिए निगेटिव चार्ज बनेगा, है ना, कार्बन आयंस तभी बनता है, कोई भी कार्बन एसिडिक हाइड्रोजन तभी देगा। इस बात को आप मूल मंत्र के रूप में दिमाग में सेट कीजिए। कोई भी कार्बन से जब हाइड्रोजन निकलता है H+ के रूप में तो वहाँ पर कार्बन आयंस बनता है। तो कोई भी कार्बन जो है कार्बन आयंस में तभी कन्वर्ट होता है जब उस कार्बन आयंस को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलता हो, या उस कार्बन आयंस के बनने के चलते मतलब वो पूरा कंपाउंड हाईली स्टेबल हो जाता हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ से ये H+ निकल रहा है ना तो ये कार्बन आयंस बन रहा है, और कार्बन आयंस बनने के बाद ये वाला जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो स्वाभाविक बात है ये कंपाउंड चाहेगा कि भाई यहाँ से जो हमारे पास प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को कोई ले जाए। समझ गए बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से कुछ साइक्लोपेंटाडाइन का जो एनायन है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब जैसे ये एनायन बना, देखिए तो अब हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल है, एक तो इथॉक्साइड आयन है और एक यहाँ पर जो है CH पर आयन है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन पर निगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज दोनों पर हो तो न्यूक्लियोफाइल जो है ज़्यादा अच्छा CH3- वाला होता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के ज़्यादा रखेगा, ठीक है। खैर, तो कुल मिलाकर बात ये है कि अब जो है देखिए यहाँ पर एसीटोन है हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल दो है, एक तो इथॉक्साइड आयन और दूसरा जो है ये नया आयन बना है वो। तो ये आयन क्या करेगा ना, अब यहाँ पर ये आयन जो है खुद ही इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और अटैक करके इसको खोलेगा, और खोलने के बाद जो है इसको हाइड्रोजन मिलेगा, और हाइड्रोजन मिलने के बाद जो है हमें कंपाउंड मिल जाएगा। क्या मिलेगा वो अब आप भी सोच सकते हो, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब ये क्या किया, ये यहाँ से बॉन्ड बना लिया किससे, कार्बन से, और ये CH3 है ही, इधर भी CH3 है ही, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेगा, ये OH भी हो जाएगा। तो बताइए कौन सा होगा कंपाउंड इसमें, सोचिए। सोचना नहीं है, केवल ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा।